तो यहाँ पे अब आप देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से अदर एक्सपेंसेस और फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अगेन नेट प्रॉफिट। लेकिन आप फर्क देख रहे हैं? आप यहाँ पे फर्क देख रहे हैं? फर्क ये है कि यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों एलिमेंट इधर ही शामिल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग से रिकॉर्ड किया जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे एक बात जो अभी मैंने आपसे जस्ट पूछी कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों टेक्निक्स को हम सीख ही क्यों रहे हैं? नंबर वन, इट्स अ कॉस्टिंग टेक्निक। इससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगा रहे हैं, लेकिन फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगाने के लिए दो दो अलग अलग सिस्टम्स क्यों? एक ही को यूज कर लें। वाई टू? यस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जहां आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट बता रही है, वहां मार्जिनल कॉस्टिंग आपको बाइफरकेशन दे रही है कि अगर कोई इदारा, कोई कंपनी एक से ज्यादा दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चार प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो वो कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक हमें हेल्प आउट करेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये हमें कंट्रीब्यूशन बता रही है, और कंट्रीब्यूशन बताने का मतलब है कि सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट को डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन बता रही है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। क्योंकि इसका मानना यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, फिक्स्ड तो फिक्स्ड है। वो आप एक यूनिट बनाओ, दो यूनिट बनाओ, 10 यूनिट्स बनाओ, प्रोडक्ट ए बनाओ, प्रोडक्ट बी बनाओ, प्रोडक्ट सी बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। लिहाजा उसको साइड पे रख के पहले कंट्रीब्यूशन पता लगाया जाए कि कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट मेरे रेवेन्यू में। तो जो प्रोडक्ट मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यस और नो इकरा? गेटिंग द पॉइंट? यहां तक फॉलो कर रहे हो? मैंने दोबारा से कल वाली क्लास को थोड़ा सा रिज्यूम किया है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ताकि आप लॉस्ट फील ना करें। ठीक है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है तो मुझसे इसी वक्त दोबारा पूछ लें। ऑल क्लियर? सेट? अब आइए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। हाँ जी, कॉपी कर लें। सेम चीज है जो कल बोर्ड पे लिखवाई थी। हम्म। एब्सॉर्प्शन में हमारे पास वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट दोनों होती यस। और इसको कैलकुलेट करना भी हमने कल सीखा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको भी हम रिव्यू कर लेते हैं। आपने ये लिख लिया है? है। डन। अब आइए, इसी को जो हमने कल पढ़ा है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला या क्या तरीका है। याद है? पोस्ट कार्ड बनाया था एक चार्ट कॉस्ट कार्ड बनाया था। बिल्कुल, कॉस्ट कार्ड बनाया था। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इसमें जो हम कॉस्ट ले रहे थे वो कॉस्ट हमने कहाँ से फाइंड आउट की थी? कॉस्ट कार्ड से। और कॉस्ट कार्ड क्या है? सिंपल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टोटल आपकी क्या आ जाएगी? टोटल प्राइमरी कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट जिसे कहते हैं। फिर याद है आप लोग को? नहीं याद है? देखें, रिवाइज करें इसको। ये देखें, कॉस्ट कार्ड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और उससे ऊपर भी हम अगर चले जाएं बेसिक कॉस्ट कार्ड, कॉस्ट यूनिट कार्ड का, तो ये अक्सर मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को सारा चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको ये कॉस्ट कार्ड ही नहीं समझ आ रहा होता कि क्या है। तो प्लीज, कॉस्ट कार्ड कुछ भी नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को फॉलो करने का नाम कॉस्ट कार्ड है। और वो फॉर्मेट क्या है, वो आपके सामने है, ये रहा। दिस इज द फॉर्मेट। यू, और मैंने ये आपको लिखवाया भी था। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसमें ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट जो आपने निकाली, ये अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वहां जाके यहाँ पे फिट करोगे। कल पूरा हमने एग्जाम्पल्स से देखते हुए इसको पूरा सॉल्व किया था और समझा था, तो इसलिए अब मैं इसको मजीद रिपीट नहीं कर रही। हमने आई थिंक गुड इनफ कॉन्सेप्ट्स कल के रिवाइज कर लिए। इसको आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को उसी कॉस्ट से जो आपने कॉस्ट कार्ड से फाइंड आउट किया है कॉस्ट, और परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो यूनिट कॉस्ट कार्ड से आपने कॉस्ट निकाली है ना, उसमें वेरिएबल फैक्टर भी शामिल है और फिक्स्ड फैक्टर भी शामिल है। वेरिएबल एलिमेंट भी शामिल है और फिक्स्ड एलिमेंट भी शामिल है। और जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट कार्ड यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट को लेंगे, दैट्स इट, और फिक्स्ड एलिमेंट को अलग से लिखेंगे। अब आइए रूल्स। रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। All right. The golden rules for absorption costing and marginal costing. Number 1, ACP will be more than MCP. अब ये ACP क्या है और MCP क्या है? ACP is the absorption costing profit, whereas MCP is the marginal costing profit. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से, जो अभी हमने देखा ना, नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से भी आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एमसीपी मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा होगा, कब होगा, व्हेन इन्वेंट्री राइज। व्हेन इन्वेंट्री राइज, इन्वेंट्री राइज, इन्वेंट्री इंक्रीजेस। क्या मतलब इस बात का, टेक फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपकी 100 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी होगी 150, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री क्या हो गई, राइज हो गई। क्या हो गई, राइज हो गई। प्लीज रिपीट कीजिए, इन्वेंट्री क्या हो रही है, राइज हो रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 100, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 150। इट मींस इन्वेंट्री इज राइजिंग, इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, एसीपी विल बी more than MCP. Rule number 1. Rule number 2. ACP will be less than MCP. Absorption costing profit marginal profit costing profit से कम आएगा। कब, किस सूरत हाल में, when inventory is decreasing। क्या मतलब इन्वेंट्री डिक्रीजिंग का, क्या मतलब इन्वेंट्री डिक्रीजिंग का, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 100, क्लोजिंग इज 50, क्लोजिंग इज 50, तो इसका क्या मतलब होगा, इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग, इन्वेंट्री इज फॉलिंग। तो इसमें क्या स्टेटमेंट आएगा, एसीपी absorption costing profit will be less than marginal costing profit. This is rule number 2. अब आइए रूल नंबर 3, ACP will be equal to MCP when inventory is constant।
कांस्टेंट यानी ना कि राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है, यानी अगर ओपनिंग 100 है तो क्लोजिंग भी 100 है। सेम कांस्टेंट, नाइदर द इन्वेंट्री इज राइजिंग नॉर इट इज फॉलिंग, तो उस सूरत हाल में क्या है, एसीपी इज इक्वल टू एमसीपी। थर्ड रूल लिख लीजिए। ये तीन रूल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड हैं। डन। अब आइए, ये रूल सम्स में अप्लाई होगा, यानी कि हो सकता है आपको दे दिया जाए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल 50,000, और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमें पता नहीं, एक्स, और इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री 100 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 150 है। तो जरा पता लगाइए कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है। ऐसा सम आ सकता है, तो जरा पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे? सिंपल इक्वेशन है ना, इक्वेशन बना दी है कि 50,000 इज मोर देन एक्स, एक्स यानी कम है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कम आएगा। और क्या कह रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 150 है, यानी कि इंक्रीजिंग इन्वेंट्री है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन द प्रॉफिट विल गिव यू द आंसर। वो अभी हम एक सम आएगा तो सम के साथ ही हम करेंगे, ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अभी इधर आए, थ्योरी को पहले क्लियर कर लेते हैं। मानो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले पॉइंट्स पढ़िए। चार्ज पीरियड, क्या मतलब, क्या मतलब? मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? जो अभी हमने सारी डिस्कशन की ना, गुफ्तगू की, ये वही चीज थियोरेटिकली लिखी हुई है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ हम वेरिएबल एलिमेंट लेंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था कासिम? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला ओपन इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ली, वो क्या ली? क्या वो हमने मार्जिनल वैल्यू नहीं ली? बिल्कुल, क्योंकि मार्जिनल का क्या मतलब है, वेरिएबल। यानी सिर्फ हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट ली क्लोजिंग इन्वेंट्री की, जो कि हमने कॉस्ट कार्ड से निकाल लिया था। तो वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज्ड इन फुल अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। क्या कह रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज्ड, चार्ज्ड मतलब डिडक्ट करना, चार्ज मतलब डिडक्ट करना, इन फुल पूरा का पूरा डिडक्ट हो रहा है, इन फुल पूरा का पूरा कहां से? अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। यानी जब हमने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या कर रहे हैं, हम अदर एक्सपेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट डिडक्ट ही तो कर रहे हैं, तब जाके हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो बड़ा प्रॉफिट था उससे हमने डिडक्ट ही कर लिया ना, फिक्स कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट ही किया है। यस और नो? इन विच दे आर इनकर्ड। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट यहाँ शामिल नहीं होगा, बल्कि अलहदा से फुल चार्ज किया जाएगा। क्लियर? अब आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पढ़िए इकरा। Clothing inventory is valued as full production cost, including a share of fixed production cost. क्या कह रहे हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी यही चीज हो रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स।
और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हो रहा है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, यस और नो? तो जब वेरिएबल प्लस फिक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे वही तो बात हो रही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, इट्स टेकन एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फुल मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों, इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। और बात बाजे भी करती कि फुल का मतलब है जिसमें फिक्स शामिल है। तो जो हमने डिस्कस किया वही बात यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है थियोरेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए कासिम, द इफेक्ट ऑफ दिस। The effect of this is that cost of sales in a period is will include some fixed overhead incurred in a previous period in opening inventory value. The cost of sales will also exclude some fixed overhead incurred in the current period as this is carried forward in the closing inventory value to be charged to a subsequent accounting period. क्या कह रहे हैं? Effect of this is that cost of sales in a period will include some fixed overhead. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है उसमें क्या चीज शामिल होगी, फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होगी। The cost of sales will also exclude some fixed overhead incurred in the current period as this is carried forward. यहाँ पे जो लुब्बे लुभाव है वो ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, जब हमने शुरू किया मंथ के शुरू में जो वैल्यू थी वो ली, तो इसमें भी वेरिएबल प्लस फिक्स का एलिमेंट है, यस और नो? इसमें भी वेरिएबल प्लस फिक्स का एलिमेंट है, यस और नो? इसमें भी है कि नहीं, यस और नो? तो कह रहे हैं कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री में पिछले महीने का कुछ फिक्स कॉस्ट शामिल है, तो वो हमने ऐड किया है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री इस महीने का जो फिक्स कॉस्ट है वो थोड़ा सा डिडक्ट किया है। यही बात यहाँ अंग्रेजी में हो रही है कि cost of sales will exclude some fixed overhead incurred in the current period as this is carried forward in closing inventory values to be charged to a subsequent accounting period। ये अगले महीने की ओपनिंग में चला जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये एक एक पॉइंट को आपने क्यों समझाया, आपने तो पहले ही हमने डिस्कशन कर ली थी ये सारी चीजों की, तो ये दोबारा से ये थियोरेटिकली क्यों हमें इसको एक्सप्लेन किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में ये जुमले आ सकते हैं। तो अगर आप ये जुमलों से फेमिलियर नहीं होंगे और आप इसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिखा ही क्या है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है, और ये ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में एग्जाम में आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू नो द थियोरेटिकल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल। अब आइए, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्या आंसर है? डी? आंसर इज ए। क्यों भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो आप लोगों को डी लगा? डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स ऑलवेज रिवर्स इन द फॉलोइंग पीरियड। ये क्यों सही लगा आपको? डी क्यों सही लगा? उसका क्या मतलब है? डिफरेंस रिवर्स है, क्यों रिवर्स होगा? अच्छा, होता रहता है, ठीक है आपने बोला होता रहता है, जुमला क्या कह रहे हैं? नाउ ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। कोई भी जुमला आपको एग्जाम में नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी तो आपको आती है ना, तो 14 जमातें पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो, एम ही तो नहीं पहुंच गए ना, इतना तो आता है आप लोगों को। जस्ट ब्रेक इट डाउन। कैसे?
डिफरेंसेस बिटवीन, फर्क दरमियान पता चले, किस किसके दरमियान फर्क, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स। बात समझ आ गई? एमसीपी और एसीपी की बात हो रही है जो यहाँ पे रूल्स है। अब इसको अंडरलाइन करेंगे आप क्योंकि ये वर्ब है और ये अक्सर पढ़ने में मिस आउट कर देते हैं स्टूडेंट्स। और वर्ब क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज का क्या मतलब है? हमेशा, हर वक्त, लाजमी है, एवरी टाइम इट विल रिवर्स। अब क्या ये जरूरी है कि हर बार एवरी टाइम इट विल रिवर्स? अभी आपने कहा ना कि होता रहता है, होता रहता है मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त ही हो। तो ये इन्होंने कहा ऑलवेज रिवर्स, तो ये बात झूठ हो गई। अगर यहाँ लिखा होता मे रिवर्स, समटाइम्स रिवर्स, तो फिर सोचा जा सकता था उसके ऊपर, क्योंकि अभी बाकी ऑप्शंस भी हैं, हमें उसको भी देखना है। अगर बाकी सब झूठ है तो फिर यहाँ समटाइम्स लिखा है तो यही सच होगा। ठीक है, तो अभी तो ये ऑलवेज रिवर्स है, तो ये मैंने ऑलवेज पढ़ते साथ ही मैंने कहा झूठ, ऑलवेज तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तीन सिचुएशंस है। ये या बड़ा उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो रिवर्स कहाँ है? रिवर्स का तो कोई रूल नहीं है, बताया था आपको। तो रिवर्स तो हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर आपको लग रहा है रिवर्स है तो होता रहता है, तो यहाँ तो ऑलवेज है। समझ रहे बात को? ब्रेक डाउन करने का ये फायदा है। अब आइए नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज, अगेन ऑलवेज, वर्ड ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स। क्या हमेशा एसीपी एमसीपी से ज्यादा रेट होता है? हमेशा। द वर्ब जिस पे एम्फोसाइज करना है वो है ऑलवेज। तो ये तो झूठ हो गया क्योंकि यहाँ तो तीन सिचुएशंस हैं। अगर ऑलवेज होता तो ये तीन सिचुएशंस होती ही नहीं कि जब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब इक्वल है। और इन्वेंट्री भी तो बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब इन्वेंट्री अगर कांस्टेंट है हर दफा, तो फिर आप सोच सकते हो लेकिन यहाँ तो इन्वेंट्री हर दफा क्या बढ़ती है? इन्वेंट्री क्या हर दफा घटती है? फिर तो ये जुमला भी, तीसरा जुमला भी सही नहीं है, ये झूठ है। अगर यहाँ आता समटाइम्स, तो यस इट्स ट्रू क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस, एसीपी इज ग्रेटर देन एमसीपी। यस और नो? अब आइए नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज greater than absorption costing profits. MCP is always greater than absorption costing profits. ACP? No. Wrong. ये भी झूठ, ये भी झूठ क्योंकि ऑलवेज ऑलवेज लिखे हैं। ये भी झूठ के ऑलवेज लिखे हैं। अब बचा क्या? अब बचा तो यही लग रहा है, पढ़ के देखते हैं क्या है। इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म यानी एक साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। देर विल बी, there will be no difference between MCP and ACP। ये बात, वैसे तो ये तीनों झूठ है जिस पक्का पक्का हमारा यकीन है। और अगर आपको इस पे शक है तो आप बोलोगे यार ये भी ऑलवेज 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 तो नहीं होता, रूल में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यानी यही सही है। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूं दैट इन द लॉन्ग टर्म वाकई में एमसीपी और एसीपी में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी तो फॉर्मेट हमने देखा, हमने अभी अभी तो फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट आपको देखकर क्या लगा? ये जो फॉर्मेट है इसमें वेरिएबल कॉस्ट को यहां शामिल कर लिया गया और इस फॉर्मेट में फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट को यहां शामिल कर लिया गया और इस फॉर्मेट में फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से शामिल किया गया। तो फर्क तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। कान इधर से नहीं पकड़ो, यूं आके पकड़ो, सिर्फ प्रेजेंटेशनल फर्क है। क्योंकि ये भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को शो करके नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। छोड़ा किसी ने भी नहीं है कुछ भी, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। इसने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिडक्ट किए और यहाँ फिक्स डिडक्ट किए, और इसने दोनों को यही डिडक्ट कर लिया है, बस यही फर्क। तो इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट दोनों के कोई खास फर्क नहीं आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट वही है।
और वेरिएबल कॉस्ट वही है। फर्क सिर्फ तभी आएगा जब इन्वेंट्री में चेंजेस है, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो थोड़ा सा फर्क आएगा, इन्वेंट्री घट रही है थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन अगर इसको एक्चुअली देखा जाए या रियलिटी में देखा जाए तो खास फर्क कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेजेंटेशनल फर्क के। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए नेक्स्ट। तो ये सवाल हो गया हल, आंसर ए है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि फिर हम कौन सा मेथड सीखें और कौन सा मेथड अपने इदारे में लागू करें, किस मेथड से कॉस्टिंग निकालें। तो पता ये चला कि बोथ मेथड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस। दोनों मेथड्स ही पॉपुलर मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को ही बहुत सारे इदारे फॉलो कर रहे होते हैं। मार्जिनल का एक एडवांटेज बस ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं कि ये प्रोडक्ट बनाऊं। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है, ये मुझे कौन सी टेक्निक बता रही है? मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन सी टेक्निक बता रही है कासिम? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बस यही फायदा है, इसके अलावा बाकी दोनों सेम है। क्लियर हो गई चीज? क्विक क्विज आप लोगों ने किया था पहले? करिए। ओवरहेड्स तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। रेंट, टेलीफोन चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, मेंटेनेंस स्टाफ, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो कॉस्ट यूनिट कार्ड है उसमें हमें दो तरह के ओवरहेड्स बताए गए हैं, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड और एक सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड। लेकिन ओवरहेड का वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाओ इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, जिसका डायरेक्टली प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं तो वो हो सकता है कि फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी की बात हो रही हो, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली वो प्रोडक्ट की उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। आगे करें। डन।
XYZ company produces a component W. The standard cost card for component W is as follows. Standard cost card given है कि प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है, सेलिंग कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड वेरिएबल, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है। अंडर एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में? ऊपर देखा था ना एग्जाम्पल में हमने, क्या कॉस्ट कार्ड यूनिट से ही तो निकाला था। कॉस्ट कार्ड यूनिट का अगर फॉर्मेट आपको आता है तो आप ये भी आसानी से निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वेंट्री का तो कोई और कहीं पे जिक्र ही नहीं है। फिर वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो आप वेरिएबल प्लस फिक्स्ड करेंगे और आप इन्वेंटरी की वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट की फिक्स्ड और वेरिएबल क्या है? प्रोडक्शन हो रही है ना, किस कोई ना कोई प्रोडक्ट की हो रही है, वही तो इन्वेंट्री है। तो अब आपके यही तो क्वेश्चन है ना, यही तो आपने सोचना है कि आपने प्रोडक्शन वाला लेना है या सेलिंग वाला लेना है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा लेना है, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा लेना है। इन्वेंटरी का काम प्रोडक्शन से है, क्योंकि प्रोड्यूस हो रहे हैं ना प्रोडक्ट। तो इन्वेंट्री की जो भी कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट में ही होगी, फिक्स प्लस वेरिएबल। और मार्जिनल में सिर्फ आप वेरिएबल ले रहे होगे, दैट्स इट। दो बार रिफ्यूज क्यों किया? कंफ्यूज नहीं किया हुआ है, देखो कंफ्यूज नहीं किया हुआ है इन्होंने। कॉस्ट कार्ड आपको दिया है, कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड में क्या क्या चीज है, फॉर्मेट तो आपको याद होना चाहिए। सेलिंग, सेलिंग प्राइस होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड प्रोडक्शन, और फिर ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। तो ये उन्होंने सेलिंग का भी दे दिया, प्रोडक्शन भी दे दिया। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, जाहिर है थोड़ा तो कंफ्यूज करना है ना बच्चे को। तो लेकिन आपने अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे भी तो वही इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन्होंने थोड़ा सा इसको वो डिवाइड किया हुआ है, फिक्स वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल। तो ये फिक्स वेरिएबल प्रोडक्शन की है और ये फिक्स वेरिएबल सेलिंग की है। और ये प्रॉफिट अलग है और सेलिंग प्राइस अलग है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का ऑब्वियसली प्रोड्यूस हुई होगी तो वो इन्वेंटरी है ना। तो प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी वही इन्वेंटरी की वैल्यू होनी चाहिए, यस और नो। अब चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो दोनों आंसर आप शामिल करेंगे, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों को कैलकुलेट करेंगे। और अगर मार्जिनल है तो आप सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट लेंगे। ए का बी है एंड बी का ए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? वेरी गुड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वेरी गुड। फाइव का, सिक्स और सेवन का। ठीक है, 739.2 फिक्स प्लस वेरिएबल, और नीचे 483.5 ओनली वेरिएबल। क्लियर हो गई कहानी? आप लोग को आइडिया हो रहा है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? तो आपकी कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होगी, सिर्फ रट्टोफाई वाला कुछ नहीं है, रट्टोफाई भी है। देखिए, तीन चीजें हैं। नंबर वन, नॉलेज। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग। एंड नंबर थ्री, एप्लीकेशन। KUA। नॉलेज यानी कि आपको फॉर्मूला पता होगा, रूल्स पता होंगे तो आप आगे कुछ कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज कितना परसेंट है? 30%। अंडरस्टैंडिंग कितनी है? अंडरस्टैंडिंग भी 30%। एंड देन यू हैव एप्लीकेशन, 40%। स्टूडेंट्स नॉलेज लेकर जाते हैं, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, अगर अच्छा टीचर हो तो क्लास में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन फेल कहाँ होते हैं? अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। यहाँ मसला आता है, अप्लाई करने से डर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है। अप्लाई करना आता है मगर डर है, रॉन्ग हो गया तो पहले ही सांस फूलने लगता है, रॉन्ग हो गया तो।
अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो अरे भाई ट्राई तो करो। ट्राई अटेम्प्ट करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, उससे पहले डर के बैठ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, सॉरी टू से। अपने अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीफ रखो कि आपकी नॉलेज सही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। दोनों 100% है। तो अप्लाई भी करोगे तो कुछ तो तुक्का लगाओ। एसीसीए के सवालात मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि बेटा एसीसीए के सवालात जो होते हैं ना, जो एग्जाम्स में आते हैं, वो जिक्सॉ पजल की तरह होते हैं। आपने पिक्चर भी देखी हुई है, आपको रूल्स भी पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, आपने क्लास में किया हुआ भी है, प्रैक्टिस करके भी गए हो। अब वहां जाके ना बस पैनिक हो जाते हो। आपने पैनिक नहीं होना, आपने अपनी क्रिएटिव स्किल्स को अप्लाई करना है। क्रिएटिव स्किल्स किसे कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपके सामने प्रॉब्लम है, जिक्सॉ पजल दिया हुआ है, उसको फिक्स करना है किसी भी तरह। और वो किसी भी तरह तभी फिक्स हो सकेगा जब आपके पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी रूल्स की, फॉर्मूलाज की, कॉन्सेप्ट्स की। तो जब आपके पास ये सारी चीजें हैं और आप पढ़ के गए हो और आपको अच्छे से याद है और आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो बस आपने अप्लाई के लिए हिम्मत जुटानी है, अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है, सिरा पकड़ना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, 2-3 दफा ब्रेक डाउन करके, ताकि आपको एग्जामिनर पूछ क्या रहा है उसकी रिक्वायरमेंट पता चल जाए। अब जैसे ऊपर वाला सवाल था, उसमें रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेंटरी वैल्यू बताओ। तो आपको आपके दिमाग में ये कॉमन सेंस, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये आना चाहिए था कि जब इन्वेंटरी की बात हो रही है और इन्वेंटरी बोला जा रहा है, तो इन्वेंटरी है कहाँ पे? इदारे में कहाँ पड़ी हुई होती है इन्वेंटरी? प्रोडक्शन हाउस में पड़ी होती है, या तो शेल्फ में फिनिश गुड की तरह पड़ी होती है। तो यहाँ शेल्फ का तो कोई जिक्र नहीं है कि शेल्फ में फिनिश गुड की तरह पड़ी है, लेकिन प्रोडक्शन का जिक्र है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री होगी लाजमी, और प्रोडक्शन का जब जिक्र है तो प्रोडक्शन की वैल्यू भी गिवन है। तो आप कनेक्ट करोगे कि इन्वेंटरी और प्रोडक्शन हो रही है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू प्रोडक्शन की वैल्यू सेम होगी। ये कॉमन सेंस है, ये जिक्सॉ पजल है। ये नॉलेज आपके पास थी, आपने उसको जोड़ना था। अब आइए नेक्स्ट, आगे हम अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नाम से क्या लग रहा है? इसका नाम आपको क्या बता रहा है? हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन आनी चाहिए? मामा। मामा। ठीक है ना? तो अब ये मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जरा देखेंगे हम। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट इसका क्या मतलब है? वो तो जिम्मेदारी होगी ना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब है परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब परफॉर्मेंस किसी की भी हो सकती है, मैनेजर की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, टीम की भी हो सकती है, आपके पूरे इदारे की भी हो सकती है, आपके कस्टमर्स की हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की हो सकती है। किसी की भी परफॉर्मेंस को मेजर करना आपको आना चाहिए। तो एज अ मदर एट होम, उनको किसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है? ठीक है, बच्चों के लिए उन्होंने ट्यूशन हायर की है, तो ट्यूशन के नतीजे में उनको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं? शी इज गोइंग टू इवेल्युएट। ठीक है। उसके अलावा और क्या? उन्होंने घर में नया कोई शेफ रखा है जो उनको खाना पका के हमारे घर के दे। शी इज अ वर्किंग वुमन, उनको टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का, तो वो उन्होंने किसी को हायर किए। उसका हाथ का बना हुआ खाना क्या पूरे घर वाले सही से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, बच रहा है, जाया हो रहा है? वो जो जिस तरह बना रही है वो ज्यादा वेस्टेज करके तो नहीं बना रही। वो सही से ग्रोसरी को यूज कर रही है, ऐसा नहीं कि तेल पूरा ऑन डेली दिया हो हांडी में। ठीक है, तेल जाए, एक दिन में 1 लीटर का तेल और 2 लीटर दूध खत्म हो रहा है। तो शी हैज टू कंटिन्यूअसली इवेल्युएट। द राइट वर्ड इज इवैल्यूएट। इसको इवैल्यूएट करना होगा कि आया कि जो डिसीजन मदर ने घर में कोई भी हवाले से लिया है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैम, आप इवैल्यूएट कह रही हैं, चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आप कह रही हैं इवैल्यूएट, क्या डिफरेंस है?
What does evaluate mean? What does measurement mean? Are they, do they mean the same or are they different? डिफरेंट है तभी तो दो अलग वर्ड्स हैं। सेम होता तो दो अलग वर्ड्स क्यों ही होते हैं? ठीक है, कुछ तो डिफरेंस है। मेजरमेंट कुड बी नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल, whereas evaluate में वैल्यू छुपा हुआ है, तो दैट मीन्स इट हैज टू बी फाइनेंशियल। गेटिंग द पॉइंट? मेजरमेंट आप जब करते हो तो आप अपने कपड़ों की भी मेजरमेंट देते हो, किसको देते हो? दर्जी को। तो दैट्स नॉन फाइनेंशियल, उसमें कोई पैसों का तो कोई जिक्र नहीं है। यस और नो? सो मेजरमेंट जब भी वर्ड आता है तो उसमें नॉन फाइनेंशियल चीजें भी हैं और फाइनेंशियल भी। हाउएवर जब हम इवैल्यूएट कहते हैं तो हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल टर्म्स में इसको वैल्यू कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मदर जो है वो घर में इवैल्यूएट क्यों कर रही हैं? वो मेजर से ज्यादा वो इवैल्यूएट कर रही हैं। क्यों? अगर खाने पकाने वाली को रखा है तो उसको एक सैलरी दे रही है, और वो फिर जाया कर रही है ग्रोसरी की चीजें, या आपका जो महीने का बजट है ग्रोसरी का, तो वो ज्यादा लग रहा है, तो आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, मदर के बजट पे इम्पैक्ट आ रहा है। सेम ये फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए फैक्ट्रीज में, इदारों में, कॉर्पोरेट्स में, जहां पे माल बन रहा है, जहां पे ये डस्टर बन रहा है, मार्कर बन रहा है, और मैनेजर ने डिसीजन लिया कि हम स्किल्ड लेबर की जगह अनस्किल्ड लेबर को हायर करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे और उससे ये प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो अब वो इवैल्यूएट भी तो करेगा कि आया कि अनस्किल्ड लेबर मुझे पैसे बचा के दे रही है, या वो हकीकतन स्किल्ड लेबर मुझे महंगा लग रहा था बट पैसे वो बचा रहा था। बात समझ आ रही है? अनस्किल्ड लेबर क्या होती है? जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसको काम नहीं आता, जो नया नया काम जिसने ज्वाइन किया, जूनियर। और स्किल्ड लेबर कौन होता है? जो सीनियर होता है, जो मंझा हुआ होता है, जिसको काम आता है, जो वेल ट्रेन्ड होता है, जो एक्सपीरियंस्ड होता है। तो डेफिनेटली स्किल्ड लेबर आपसे ज्यादा चार्ज करेगा बनिस्बत अनस्किल्ड के। आप एज अ मैनेजर कॉस्ट कटिंग पे जा रहे हो और बोल रहे हो नहीं नहीं अनस्किल्ड लेबर भी बना लेगा, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, बना लेगा बना लेगा। आपने उसको हायर कर लिया कि 500 रुपए बचेंगे। वो 500 रुपए ज्यादा ले रहा था, ये 500 रुपए कम पे आया है। तो पैसे बचाने के चक्कर में, 500 बचाने के चक्कर में पता चला कि ये जो जूनियर था ये अनाड़ी था, इसने 1 केजी की जगह 2 केजी डाल दिया। इसने 10 मीटर की जगह 15 मीटर कटिंग कर दी। इसने मशीन ही खराब कर दी, इसको आता नहीं था मशीन यूज करना। तो ये तो ज्यादा कॉस्ट पड़ गई मेरी। तो जब मैनेजर इवैल्यूएट करेगा वैल्यू के टर्म्स में, तभी वो पता लगा सकेगा। यस और नो? और मेजरमेंट में नॉन फाइनेंशियल चीजें भी शामिल है। बात समझ आई? क्लियर हुई? अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? देखो, परफॉर्मेंस हर जगह हो रही है, अब मदर भी घर में है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। उन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ है कि सोफे इस ब्रांड से लेंगे या उस ब्रांड से लेंगे। उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है बच्चे किस स्कूल में जाएंगे। उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि ट्यूशंस पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, और ट्यूशन सेंटर कौन सा होगा। और उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि इस महीने मेंटेनेंस का खर्चा हम करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि ग्रोसरी जो है वो फलां सुपरमार्ट से लेंगे या फलां से। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस पे वो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इसी तरह इदारा भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है और उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, वो अब हम देखेंगे। तो अब दो तरह की मेजरमेंट है, नंबर वन फाइनेंशियल मेजरमेंट एंड नंबर टू नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट जो है वो नॉन फाइनेंशियल कौन सी चीजें होंगी जिसको वो मेजर कर रहा होगा? बताएं। नॉन फाइनेंशियल कौन सी चीजें होंगी जिसको वो मेजर कर रहा होगा? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का ओनर। First of all, staff, limited staff hire करेगा और cost cutting obviously. ठीक है, योर क्लोज। आप पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आप रेस्टोरेंट के ओनर हैं और आपको अपने रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है।
तो मेरा आपसे ये सवाल है कि नॉन फाइनेंशियल वो कौन से मैटर्स होंगे जो नॉन फाइनेंशियल होंगे और जिसको आप एज एन ओनर देखना चाहोगे, मेजर करना चाहोगे? हम्म। स्टाफ में किसी को प्रॉब्लम, कंप्लेन्ट्स। इसमें फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कंप्लेन्स की कस्टमर कंप्लेन, कितनी कंप्लेन्स आई और वो कंप्लेन्स में से कितनी कंप्लेन फूड टेस्ट के हवाले से थी, कितनी कंप्लेन मेरे वेटर्स की सर्विसेज के हवाले से थी कि वेटर का रवैया अच्छा नहीं है, कितनी कंप्लेन की मैनेजर सुनता नहीं अकड़ू है, कितनी कंप्लेन क्लेनलीनेस के हवाले से थी कि हाइजीन नहीं है, क्लीन नहीं है, वॉशरूम क्लीन नहीं है, प्लेट्स क्लीन नहीं है, बैठने की जगह साफ नहीं थी, बिल्लियां घूम रही थी। तो कितनी कंप्लेन्स आई हैं, वेरी गुड कंप्लेन्स। जगह और नहीं होती, लोग ज्यादा आ जाते हैं, इंडोर आउटडोर साइड मिल जाती हैं। स्पेस नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है, स्पेशियस नहीं है, कंजस्टेड है, बहुत सफोकेशन होती है, एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहे, सब कंप्लेन्स में आ गया। और एज एन ओनर आप क्या देखोगे अपने रेस्टोरेंट की? कि जी स्नैक पैक बहुत सही खाना ना खा रहे हैं, तो कितने लोग सही खाना पका रहे, टेस्ट, टेस्ट को कैसे मेजर करोगे? कस्टमर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू, रेटिंग्स। कस्टमर से पूछोगे ना कि भैया अगर 10 लोग आ जाए तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो 10 में से 7 लोगों ने बिरयानी को थम्स अप दिया या थम्स डाउन। फीडबैक, फीडबैक, रिव्यूज, रेटिंग्स, ये सब से आपको पता चलेगा कि आपका रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है। और एक कस्टमर आया, गया, 2 दिन बाद फिर आया, चौथे दिन फैमिली को लेकर आया, छठे दिन दोस्तों को की पार्टी की। कस्टमर कितनी दफा लौट लौट के आ रहे हैं आपके पास, अगर वो बार बार लौट के आ रहे हैं आपके पास, इट इज, ये सबूत है कि वो, उसको आपका पसंद है रेस्टोरेंट, उसको अच्छा लगा। वो अब रेकमेंडेशन दे रहे हैं, कभी दोस्तों को ला रहे हैं, कभी फैमिली के साथ आ रहे हैं, कभी अकेले आ रहे हैं, कभी ऑफिस के कलीग्स के साथ आ रहे हैं। तो यानी उसको आपकी सर्विसेज अच्छी लगी, आपका टेस्ट अच्छा लगा। इट्स अ वे टू evaluate your performance, it's a way to measure your performance। और आपका स्टाफ छुट्टी कितना कर रहा है, शेफ कितने एब्सेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज कितनी, वेटर्स कितनी छुट्टियां कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, इतनी छुट्टियां हो रही हैं, क्या गड़बड़ है भाई। पता चला एक जो मास्टर शेफ है वो बहुत खड़ूस है, वो गुस्सा करता है, सबकी इंसल्ट कर देता है, तो लोग जो है फिर आते ही नहीं है वापस, एम्प्लॉयज ही नहीं आ रहे, काम करने वाले नहीं आ रहे, तो उस कस्टमर को कौन सर्व करेगा? या या काम करने वालों को शिकायत है कि उनकी सैलरी ड्यू टाइम पे उनको नहीं मिली, हालांकि ओनर ने रिलीज कर दी थी मगर बीच में मैनेजर ने कुछ घपला किया हुआ था, तो वो उन तक नहीं पहुंची, तो स्टाफ एब्सेंट हो रहा है, स्टाफ आ ही नहीं रहा, स्टाफ स्टाफ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो आपका दिमाग खटकना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब आइए परफॉर्मेंस मेजरमेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट से क्या देखोगे? हम्म। फूड्स जो आ रहे हैं उसकी जो प्राइस, प्रोडक्ट्स प्राइस वगैरह होंगी तो देखी जाएंगी, आएंगे जिसमें यूज हो रही है। बेसिकली नंबर वन, अपने रेवेन्यूज चेक करोगे, फाइनेंसेस चेक करोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे, रेवेन्यू चेक करोगे, कॉस्ट चेक करोगे, प्रॉफिट चेक करोगे। ये सब आपको क्या बता रहे हैं कि भैया मेरे इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले महीने ज्यादा था या इस महीने ज्यादा था, इस महीने अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, व्हाट्स द रीजन, क्या शेफ ने खराब खाना बनाया है, या कस्टमर्स जो है कोई कॉम्पिटिटर खुल गया है बाजार में हमारे ही बराबर में, तो वो हमारे पास नहीं आ रहे, वहां जा रहे हैं, सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो अट्रैक्शन दे रहे हैं डिस्काउंट्स की, हम नहीं दे रहे। तो आपको रेवेन्यू फिगर्स नंबर्स से पता चलेगा, आप रेवेन्यू से नंबर्स देखोगे, प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे, आप कॉस्ट के नंबर्स देखोगे, और इसी तरह आप मजीद कुछ रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करो। और वो रेशियोज अब हम इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं कि वो कौन से रेशियोज हैं जिसके जरिए आप फाइनेंशियल मेजरमेंट कर सकते हो, और वो कौन से रेशियोज हैं जिससे आप नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए वापस चैप्टर पे। राइट, प्लीज रीड महानूर। Somebody is doing creation to
Okay, clear. Performance measurement aims to establish how well something or somebody is doing in relation to a planned activity. जो प्लान है उसके हिसाब से हो रहा है सब कुछ या नहीं हो रहा. कॉस्ट पर यूनिट पढ़िएगा. कासिम, प्रोडक्टिविटी पढ़े. क्वांटिटी. For example, so many units produced per hour, so per device or per टन ऑफ मटेरियल. ton हम्म. of material. It's measured how efficiently resources are being used. क्या कह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट और सर्विस की इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज, यानी इनपुट. आउटपुट कितना आ रहा है इन रिलेशन टू द इनपुट. इनपुट. अब इस वही वाली मिसाल, घर की मिसाल के, अम्मा जो ग्रोसरी लेकर आ रही है दैट्स द इनपुट. और उस ग्रोसरी से पूरा महीना चल पा रहा है नहीं चल पा रहा, दैट इज द आउटपुट. तो वो मेजरमेंट सेम टू सेम फैक्ट्री वाले, रेस्टोरेंट वाले, हॉस्पिटल वाले, जूता बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले सब करेंगे ना, कि हम माल लेकर आए, इनपुट लेकर आए, रॉ मटेरियल लेकर आए, ताकि हम 1,000 यूनिट्स बना सकें. लेकिन क्या 1,000 यूनिट्स या 1,000 आउटपुट निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा सेम इनपुट से? तो वो उस उससे हमें क्या पता चलेगा? प्रोडक्टिविटी. ये क्या चीज है? प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी. हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड. अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या ये डिफरेंस समझाया है एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस का? नहीं समझाया? इसको आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये MA1, MA2, F2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इस सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोग को देने लगी हूँ. कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो, हर इंडिविजुअल के पास और हर इदारे के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं. क्या होते हैं? कुछ रिसोर्सेज होते हैं. चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आईसे हो. वी ऑल हैव बीन गिवन सम रिसोर्सेज. मुझे कुछ एग्जांपल्स देंगे आप लोग? रिसोर्सेज क्या क्या है आप लोग के जहन में? क्या क्या आ रहा है? व्हाट आर द रिसोर्सेज? एग्जांपल्स. Sources. लैंड. I say मैं आपको पास good teachers हैं. टीचर्स. अगर ये इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसके टीचर्स उसका रिसोर्स हैं. आपने कहा लैंड, यानी कि जगह, जिस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं वो रिसोर्स है. और मशीनरी, टेबल, फर्नीचर, ये सब रिसोर्स है. वेरी गुड. इसके अलावा कुछ और? स्टूडेंट्स भी रिसोर्स हैं. और इंटरनेट, वाईफाई, ठीक है, ये LCD, ये बोर्ड, मेरी नॉलेज, क्वालिफिकेशन, ये लैपटॉप, सब कुछ रिसोर्स है. एवरीथिंग दैट यू यूज इज अ रिसोर्स. तो आइए हम इन रिसोर्सेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. और वो 3 कैटेगरीज क्या है? TSF. टी फॉर टाइम, वक्त. एक इंडिविजुअल के पास भी है और एक इदारे के पास भी है. दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन. क्या इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है? कोई बाइसेस है कि नहीं, आप फला फैमिली में पैदा हुई हो तो आपको तो सिर्फ 20 घंटे दिए जाएंगे, आप फला कंट्री में पैदा हुए हो तो आपको तो सिर्फ 18 घंटे दिए जाएंगे? इट्स इक्वल फॉर एवरीबडी, राइट? इट्स इवन इक्वल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स इक्वल फॉर एवरी कंट्री. सो दैट्स द टाइम. और ये टाइम क्या लौट के आ सकता है? वंस स्पेंट, इट कैन नॉट बी गेन्ड बैक. नेक्स्ट, स्पेस. व्हाट इज दिस स्पेस? जितनी भी चीजों के अभी आप लोगों ने नाम लिए ना, टीचर, स्टूडेंट, लैपटॉप, लैंड, वाईफाई, LCD, बैकबोर्ड, फलाना ढिमका, ये सब स्पेस में आता है. स्पेस बोले तो प्लैनेट अर्थ. प्लैनेट अर्थ पे मिलने वाले तमाम चीजें आपके लिए रिसोर्स है. ऑक्सीजन, पेड़, पानी, आपका ये दिमाग, बाहर बैठे एम्प्लॉइज, ये जगह, सब कुछ A to Z. जो कपड़े आपने पहने हैं, जो बुक्स आप यूज कर रहे हैं, जो वाईफाई, ये सब प्लैनेट अर्थ पे मिल रहा है आपको.
प्लैनेट मार्स पे जाके आप नहीं बैठ सकते फिल वक्त। ठीक है। तो ये स्पेस, यू नीड दिस स्पेस फॉर सर्वाइवल, यू नीड दिस स्पेस इज योर रिसोर्स। नेक्स्ट, F for figure. What is this figure? This figure, अगर मैं आपसे कहूं कि मानो बेटा तुम कल आना क्लास में, बॉडी घर छोड़ के आना, ठीक है ना? क्लास में मौजूद रहना मगर बॉडी घर पे होनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी को जहमत देने की जरूरत नहीं है, क्या बोलोगे आप? मैं पागल हो गई हूँ? मतलब ऑब्वियसली अगर आप मुझे बुला रही हैं तो मैं अपनी बॉडी, अपना दिमाग, अपने दो हाथ, अपनी दो टांगे लेकर ही आऊंगी ना। मैं उनको घर छोड़ के कैसे लाऊं भाई? तो पता ये चला कि आपकी एग्जिस्टेंस इस बॉडी के बाहर है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो दिस बॉडी इज योर फिगर, इट इज योर रिसोर्स, इट इज योर बेशकीमती रिसोर्स, जो जो एक तयशुदा गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको दिया गया है। ये खत्म हो जाएगा। किसी के 40 साल, किसी के 50 साल, किसी के 70 साल, किसी के 90 साल, वी डोंट नो। किसी को 20 साल। ये खत्म हो जाएगा, ये हमें नहीं पता इसकी एक्सपायरी कब है, वी डोंट नो द एक्सपायरी। बट दिस इज आवर रिसोर्स, बॉडी, योर इंटेलेक्ट, योर माइंड, ये सब आपका रिसोर्स है। अब आइए, दिस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल। ये सब क्या है? थ्री डायमेंशनल। इंसान की एग्जिस्टेंस थ्री डायमेंशनल है। टाइम स्पेस एंड फिगर में हम कैद हैं। हमें ये कहां से पता चला? वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अस्र माने जमाने की कसम। क्या है ये जमाना? इट्स 3D जमाना। आप किसी एरा, किसी ईयर में बॉर्न हुए थे, और कोई एक ईयर आएगा जिस वक्त आप डिपार्ट करेंगे, और उस इन दोनों के दरमियान का जो वक्त है उसमें आपको वक्त ही तो मिला है, आपको स्पेस में मिला है, और आपको एक फिगर दी गई है, और इसी में ऑपरेट करना है, इसी में परफॉर्म करना है। अगर इसमें परफॉर्म कर लिया तो वेरी गुड, पास हो जाओगे। परफॉर्म नहीं किया, एवरेज परफॉर्म किया, पुअर परफॉर्म किया, पास नहीं होगे। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय किसके? अमिल सौलिहात, जो अमले सौले करेगा। अमल क्या है? अमल आपका एक्शन है, इट्स योर परफॉर्मेंस, इट्स योर एक्शन। जो सौले एक्शन, सौले परफॉर्म करेगा वो खसारे में नहीं होगा, वो सक्सेसफुल होगा। और जो नहीं करेगा वो खसारे में होगा। और क्या है ये एक्शन? अगर हम इससे रिलेट करें तो ये एक्शन है, यू हैव टू मैनेज दीज रिसोर्सेस। एक दफा ये खर्च हो गए तो ये आप वापस नहीं ला सकते। एक दफा जो सांस आपने ले ली, जो ऑक्सीजन आपने ले लिया, क्या वो ऑक्सीजन आप वापस लौटाते हो? बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, वो ऑक्सीजन भी नहीं लौटाते आप। तो जो चीज खर्च हो जाती है वो वापस नहीं आती। ये लम्हा जो ये पिछले 1.5 घंटे से हम क्लास ले रहे हैं, ये खर्च हो गए पिछले 1.5 घंटे, अब ये वापस नहीं लौट के आ सकते, ना मैं लौटा सकती हूँ ना आप मुझे लौटा सकते हो। और ये फिगर, ये यूज हो गए। अगर इस फिगर को इस दुनिया में आए हुए 30 साल हो रहे हैं तो ये यूज हो गए 30 साल। आप अगर 18 साल के हो, आपके 18 साल यूज हो गए, आप वापस नहीं जा सकते। देर इज नो गोइंग बैक। एंड दैट्स व्हाट इज द फिलोसफी ओवर हियर, 3D। और हम आए कहाँ से हैं? 0D, जीरो डायमेंशन से हम आए हैं। हम उस एरा से आए हैं, हम उस रेल्म से आए हैं जहां पे 3D एग्जिस्टेंस नहीं थी, जहां पे जीरो डायमेंशनल एग्जिस्टेंस थी। अगर इसको अरबी में कहें तो जीरो डायमेंशनल इज गैब, एंड थ्री डायमेंशनल इज शहूद, शहादा। आप गैब से शहूद में आए हैं और आपको लौट के गैब पे जाना है। ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, गैब से शहूद में आने की साइकिल, और फिर शहूद से वापस गैब में जाने का। ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा आपका, हर इंसान का। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने ये मौत का जायका चखना है। और मौत क्या है? इट्स जस्ट अ बाउंड्री टू क्रॉस योर शहादा, 3 डायमेंशन, एंड गेट ट्रांसफर टू 0 डायमेंशन।
अब आइए, मैनेज द रिसोर्सेज। जो मैनेज नहीं करेगा वो नुकसान उठाएगा, चाहे वो अपनी फिगर को मैनेज ना करे, चाहे अपनी सराउंडिंग्स को मैनेज ना करे, चाहे अपने वक्त को मैनेज ना करे। वक्त को मैनेज करने से क्या मुराद है? प्रोडक्टिविटी। यस, डिसिप्लिन। प्रोडक्टिविटी, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली। अगर 2 घंटे मिले तो वो 2 घंटे प्रोडक्टिव और क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, मगर क्वालिटी में आपका गोल अचीव होना चाहिए। अब आइए, ये जो आप रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, जब आप इन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो पता है उसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। जब आप अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्लियर? मुद्दा क्लियर हुआ? यानी कि आप एज एन इंडिविजुअल, आपके पास एज ए स्टूडेंट जो रिसोर्सेज है, किताबें हैं, टाइम है, लेक्चर है, टीचर है, इंस्टीट्यूट है, कैलकुलेटर है, इंटरनेट फैसिलिटी है, गूगल है, चैट जीपीटी है, व्हाट्सोएवर यू नेम इट। घर में अम्मा अब्बा है, वो भी रिसोर्स है भाई। घर जाते हो अम्मा पका के ले आती हैं, आपको पकाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, साफ कपड़े मिल जाते हैं, तो आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अगर आप इन तमाम रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यू आर बीइंग एफिशिएंट। और अगर आप इन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल नहीं करते तो यू आर नॉट एफिशिएंट, सिंपल एज इट इज। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दें फैक्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वहां उनके पास रिसोर्सेज है, टेबल है, जगह है, खाना है, रेसिपी है, शेफ है, सब कुछ है, मगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अपने तमाम रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे, दे आर नॉट एफिशिएंट। However, if they are utilizing these resources to the optimum level, then they are being efficient. अब मुझे बताइए अपने कॉमन सेंस से, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इफेक्टिवनेस? व्हाट इज इफेक्टिव? क्योंकि ये दोनों वर्ड्स अक्सर एक साथ यूज होते हैं, और आप देखेंगे भी आगे MA1 में, MA2 में, F2 में, PM में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये इफेक्टिवनेस किस बला का नाम है? यानी जो दूसरी चीज को इफेक्ट करेगी। ओके, किसी दूसरी चीज को इफेक्ट करना यानी किसी दूसरी चीज को असरअंदाज करना, ठीक है। और जो जिसको जैसे फ्लाइट्स नहीं करते तो अटैक करती है। ओके, अच्छा, दो चीजें हैं, एक स्पेलिंग है अफेक्ट और एक स्पेलिंग है इफेक्ट। हम यहाँ पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अफेक्ट की बात नहीं कर रहे। आइए जरा गूगल पे इसको सर्च करके डिक्शनरी के मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम अकाउंटेंसी रिलेटेड इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को। डिक्शनरी क्या कहती है, जरा लेट मी शेयर विथ यू व्हाट गूगल सेज। जरा आप लोग अपने मोबाइल्स निकालें ना, मैं यहाँ करूंगी तो यहाँ मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। मोबाइल्स हैं आपके पास? निकालें, जरा सर्च करें गूगल पे, इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फर्क है। डिक्शनरी क्या कहती है इसके हवाले से, गूगल क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ओके, यू कैन सी हियर effect, affect, AFFECT, usually a verb meaning to produce an effect upon or to impact or cause change। जैसे अभी आपने कहा कि असर करना, किसी को, किसी से अफेक्ट हो रहा है, आपके किसी काम से, आपके किसी अमल से किसी को अफेक्ट हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ फायदा हो रहा है, किसी को वो चीज अफेक्ट कर रही है, दैट इज AFFECT। EFFECT क्या है? जनरली अ नाउन मीनिंग अ चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस, अ रिजल्ट और आउटकम। ठीक है, ये बेसिक आपकी जो है मीनिंग आ गई इधर, अफेक्ट और इफेक्ट की। तो अब आपको समझ आ गया कि जो अफेक्ट की मीनिंग आप दे रहे थे वो AFFECT की थी। तो हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है या जो टर्मिनोलॉजी इस वक्त है वो इफेक्टिवनेस है।
तो अब जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है। कुछ भी, यूज योर कॉमन सेंस। It should be explained that it ये ले। तो हम पे मतलब कुछ डन हो जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो इफेक्टिव होता है। हाँ हाँ हाँ, सही हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी। अब होता ये है, अब आप एज अ स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं, मेरी नजर में कौन सा स्टूडेंट इफेक्टिव होगा? अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास जो परफॉर्म करेगा, जो जो रिजल्ट लेकर आएगा। और रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। व्हेन यू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। 90+, 95+ जब आप लेकर आओगे तो मेरी नजर में इफेक्टिव कहलाओगे, ठीक है जी। तो एफिशिएंट, हाँ, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक्स भी, टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन किट भी कर रहे हैं, स्टडी हब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेक्चर भी टाइमली बेसिस पे ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इफेक्टिव है कि नहीं है? अब इसी तरह दूसरी मिसाल ले लो। जाते हो, बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास क्या क्या रिसोर्सेज उस वक्त मौजूद होते हैं उसके क्लिनिक में? नॉलेज उसकी नॉलेज, उसकी डिग्री, और स्टेथोस्कोप होता है, उसका स्टेथोस्कोप होता है, ब्लड मशीन होती है, वेरी गुड, ब्लड प्रेशर मशीन होती है। और कुछ मानो, थर्मामीटर वगैरह होता है, फिर थर्मामीटर, और कुछ मानो। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? इसका पैक और फिर लाते जो मानो, और भी सारी चीजें होती हैं इसमें। एक्सरे मशीन भी होगी, अल्ट्रासाउंड भी होगा, पेपर है, कोई दवाई हो सकती है, बहुत सारी चीजें उसके टेबल पे, उसके क्लिनिक में मौजूद होती हैं। जब आप गए उसके पास, तो क्या उसने सारा का सारा आपके ऊपर इस्तेमाल कर लिया? आपको एक्सरे भी दे दिया, अल्ट्रासाउंड भी दे दिया, आपका बीपी चेक हो गया, शुगर भी टेस्ट हो गई, सब कुछ हो गया? पहले तो सेट करेगा ना कि भाई मसला है। एग्जैक्टली exactly, वो अपनी नॉलेज, अपने इंटेलेक्ट, अपनी फिगर को यूज करते हुए आपको पहले डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि मसला क्या है। अगर तो वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे आपको डायग्नोस कर देगा, तो उस हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा जो उसको उस वक्त लगेगा कि जरूरी है। अगर आपका, आप टांग तोड़ के आए हुए हो अपनी, तो वो जाहिर है आपको एक्सरे बोलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं, सिर्फ हल्का सा गला खराश हुआ है, तो आप, वो सिर्फ आपका थ्रोट चेक करेगा, शायद आपका नफ्स चेक कर ले, आपका बुखार चेक कर ले, दैट्स ऑल, वो आपको दवा लिख के दे देगा। अगर उसको शक हुआ कि आपको जॉन्डिस हो रहा है, या मीजल्स है, या डेंगू का कुछ खतरा लग रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर वो आपको डेंगू का टेस्ट लिख के देगा। लेकिन जहां उसको नीड नहीं है, वो वहां हर इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर नहीं घुसा रहा होगा, ठीक है ना। अब आइए, आप घर चले गए, आप कब बोलोगे अपने वालिदैन को या अपने दोस्तों को कि मैं फलां डॉक्टर के पास गई थी ना, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर था? जब, कब बोलोगे आप? नहीं, आप कब बोलोगे? जब आपने देखा कि उस डॉक्टर ने सारे अपने टूल्स को तुम्हारे ऊपर यूज कर लिया। या आप तब आगे किसी को बोलोगे जब आप उसकी दवा से, उसके प्रिस्क्रिप्शन से शिफायाब होके जाओगे। जब आप सफाया हो तब आप रेकमेंड करोगे एग्जैक्टली exactly, जब आपको शिफा मिलेगी उसकी दवा से, उसकी दी हुए हिदायत से, तब आप किसी को रेकमेंड करोगे। तो शिफा जब मिलती है, तो क्या मतलब हुआ उसका? द डॉक्टर इज इफेक्टिव। द डॉक्टर इज इफेक्टिव। जिस मकसद से आप गए थे, आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हुआ, तो आप बोलोगे डॉक्टर इज इफेक्टिव। और डॉक्टर ने अगर तमाम दुनिया के तमाम टूल्स आपके ऊपर यूज कर लिए, तो ही इज बीइंग एफिशिएंट। बट एक्चुअली अगर आपको शिफा नहीं मिली, तो आप, वो इफेक्टिव नहीं था, तो फिर आप किसी को भी रेकमेंड नहीं करोगे। तो यानी ये बात वाजे हो गई, इफेक्टिव होने के लिए क्या एफिशिएंट होना जरूरी है? इफेक्टिव होने के लिए एफिशिएंट होना लाजमी नहीं। ठीक है, लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप एफिशिएंट होते हो, तो चांसेस बढ़ते हैं इफेक्टिव होने के। चांसेस बढ़ते हैं इफेक्टिव होने के, लेकिन ये कोई लाजमी या रूल नहीं है कि जब तक आप एफिशिएंट नहीं होगे, तब तक आप इफेक्टिव नहीं हो सकते।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं कि जिन्होंने कुछ स्टूडेंट, क्योंकि हमारी सीबी भी होती रहती है, एग्जामिनेशन सेंटर भी है, तो रैंडम स्टूडेंट्स, आउटसाइडर स्टूडेंट्स को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। वो आते हैं अपने दोस्तों से ही शुरू हो जाते हैं, अबे यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ा था, देख मेरा 70 आ गया, बिना पढ़े 70 आ गया, तो सोच मैं पढ़ के आऊंगा तो मेरा कितना आएगा। ये सिर्फ MA 1 की कहानियां, ज्यादा खुश नहीं हो, ये MA 2 F2 में ये फॉर्मूला नहीं चलते। तो वहां पे वो एफिशिएंट नहीं था, उसने अपने रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल किए और वो इफेक्टिव हो गया। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं है कि कहीं ना कहीं वो एफिशिएंट रहा होगा, उसने राइट रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे। राइट रिसोर्सेज का मतलब उसने, हाँ, बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, स्टडी हब नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो बिजनेस में, हो सकता है उसकी कोई इंटर की बहुत अच्छी कॉमर्स की बेस बनी हुई हो। कहीं तो कुछ है ना कि वो 70 आ गया। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कुछ भी ना हो, जीरो, और आप 100 ले आए। आपके अंदर था तो वो उसने परफॉर्म किया। तो वो हो सकता है उसकी कोई पास नॉलेज होगी जिसको उसने एफिशिएंटली इस्तेमाल कर लिया एग्जामिनेशन पॉइंट दिन में, और उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो शख्स एफी बहुत एफिशिएंट या ओवर एफिशिएंट बन रहा है तो वो इफेक्टिव भी हो। ठीक, लेकिन फिर ये फिर आप बोलोगे कि मैम ठीक है, आप बोल रहे हो कि इफेक्टिवनेस के लिए एफिशिएंसी लाजिम नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप पढ़ा क्यों नहीं है ये? मतलब हमारा, हमें इसी से ही क्यों पढ़ा रहे हैं जब एफिशिएंसी का कोई खास रोल नहीं है इफेक्टिवनेस होने में? तो भैया है, एफिशिएंट होने से ना आपकी कॉस्ट बचती है। जब आप एफिशिएंटली काम करते हो ना, आज सुबह मेरे साथ बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मुझे फ्रेंच टोस्ट बना के दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बड़ी एफिशिएंट बनेगा, कितनी दफा बना चुकी हूँ, आता है मुझे बनाना, ये वो ये वो। बना रही हूँ बना रही हूँ बना रही हूँ, अचानक से मोबाइल में लग गई, मोबाइल में लग गई, वो पता नहीं जल गया वो, ओहो, 4 स्लाइसेस जल गए नीचे से, ऊपर से ठीक है नीचे से जल गए। और कहा अब ये खाएंगे तो नहीं। तो क्या हुआ? जाया हो गया। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने उनको बगैर नाश्ते के जाने दिया, मैंने फिर 2 स्लाइसेस और निकाले और फिर से बनाया और 2 स्लाइसेस उनको दिए। तो इफेक्टिव तो मैं हो गई, रिजल्ट तो अचीव हो गया कि उनको नाश्ता मिल गया जो उन्होंने कहा, लेकिन मैं एफिशिएंट नहीं थी। और एफिशिएंट ना होने की वजह से मेरे रिसोर्सेज जाया हुए, दूध जाया हुआ, अंडा ज्यादा जाया हुआ, वक्त जाया हुआ, गैस जाया हुई, स्लाइस जाया हुआ। सेम चीज अप्लाई कर दें फैक्ट्रीज में। अगर लेबर एफिशिएंट नहीं होगी, अगर स्टाफ एफिशिएंट नहीं होगा, अगर मैनेजर का माइंडसेट और एटीट्यूड एफिशिएंट नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा वेस्टेज, लॉसेस और नुकसानात एंड रिसोर्सेज का जाया होना हो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से एक्सक्यूज कर लिया, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, पहली दफा हुआ, ऐसा माफ कर दीजिए। ठीक है ना? नहीं तो आपको पता है फिर घर में एक शोर मचता है, साया कर दिया, ये कैसे, ये कौन खाएगा? पैसे पेट में नहीं उगते। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, तो यही पैसे इदारों के भी पेड़ पे नहीं उगते हैं, और ओनर्स बहुत ज्यादा इसके लिए वरिड होते हैं, और इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपकी कोर टर्मिनोलॉजीज हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब आइए नेक्स्ट। क्लियर हो गया? जरा दोबारा से रिपीट। एफिशिएंसी मींस optimum utilization of resources. Effectiveness means achieving the desired result. That's it. Full stop. अच्छा जी, अब आगे आते हैं रेशियोज की तरफ। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ रेशियोज हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि हमें फाइनेंशियली कैलकुलेट भी करना है। तो फाइनेंशियली कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने होंगे, रेशियोज हैं जो हमें याद करने होंगे। एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। अगेन एफिशिएंसी रेशियो, आपको पता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे अहम रिसोर्स क्या है? टाइम। तो यहाँ पे चूंकि आप लेबर की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, चूंकि आप स्टाफ की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की, तो आप टाइम को सामने रखेंगे, क्योंकि वो पर आवर चार्ज कर रहे हैं। तो 1 घंटा का अगर वो चार्ज कर रहे हैं और 1 घंटे में वो 10 यूनिट्स बना सकते हैं, और वो 10 यूनिट्स नहीं बना रहे, 5 यूनिट्स बना रहे हैं, तो आपको नुकसान हो रहा है। तो देयरफॉर यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी रेशियो। और एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर वर्क प्रोड्यूस्ड, हाईलाइट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर वर्क प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो आपको क्या एक्सप्लेन करती है? देखो उसका वर्ड क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब अगर इसको आसान भाषा में मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ,
मेरी कैपेसिटी है कि मैं 6 घंटे बैक टू बैक पढ़ा सकती हूँ। तो क्या मैं पढ़ा रही हूँ 6 घंटे, या मैं 8 घंटे पढ़ा रही हूँ, ओवर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही हूँ, या मैं अंडर 4 घंटे पढ़ा रही हूँ, अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रही हूँ। इसी तरह लेबर की भी कैपेसिटी है, इसी तरह टीम की भी कैपेसिटी है, इसी तरह मशीनरी की भी कैपेसिटी है। एक मशीन जो 8 घंटे चल सकती है, क्या उसको 8 घंटे चलाए जा रहे हैं, 6 घंटे चलाए जा रहे हैं, या उसको 10 घंटे चलाए जा रहे हैं? ठीक है। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो हमें बताएगा क्या, एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड बजटेड आवर्स वर्कड, यानी एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन क्वांटिटी, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हमने सोचा क्या था और एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो इट कंपेयर्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स टू एक्चुअल वर्क प्रोड्यूस्ड एंड बजटेड आवर्स। इसका आप सीधा सीधी रेशियो का फॉर्मूला नीचे है गिवन, उसको देख के आप लोग लिख लीजिए। ये ये फॉर्मूलाज लिखिए फटाफट से। एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बस परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई होगा। जी जी, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में ही निकालेंगे हम इसको। डन। अब ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको अब आप लोग ट्राई कीजिए। आपके पास डेटा है, फॉर्मूला है, और यहाँ से डेटा पिक कीजिए, फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सैम कंपनी फॉर Q2 ऑफ 2005, कैलकुलेट एन एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग। एक्सप्लेन देयर मीनिंग को छोड़ें, आप पहले इसकी रेशियोज निकालें। बजटेड आवर्स गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, एक्चुअल आवर्स गिवन है। अच्छा, बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में क्या फर्क है? बजट इज योर एक्सपेक्टेशन, इज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन। आप फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट MA1 में आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका बजट है, आपने सोचा है, आपकी ख्वाहिश है, आपका डिजायर है कि मैं 95 स्कोर करूं। एक्चुअल में क्या होता है पता नहीं। स्टैंडर्ड क्या है? यानी स्टैंडर्ड ये है, यानी मार्केट में एक एवरेज स्टूडेंट कितना ही स्कोर कर लेता है। तो वो अब हम देखेंगे कि 100 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, 100 में से एवरेज स्कोर क्या निकल के आता है। तो वो हो सकता है 70% हो गई, 70 तो आराम से ही बच्चे स्कोर कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स हो गए, ठीक है। अब आइए इसी को मार्केट पे लेके जाएं, फैक्ट्री पे लेके जाएं। फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट जो है, आपकी ख्वाहिश है कि ये प्रोडक्ट आपकी जो लेबर है वो 1 घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर ले, और 1 घंटे के अंदर आपकी ख्वाहिश है कि वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। और आपके पास मशीनरी भी है और सब चीज, आपने उसका इंफॉर्मेशन निकाली है, रिसर्च की है, और आपने कहा ठीक है। अब आप मार्केट में आप पता कर रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर ये सेम मार्कर 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको पता चला वो 1 घंटे में ये मार्कर सिर्फ 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड है, मार्केट में जो हो रहा है वो 200 यूनिट्स तक ये बात पहुंच रही है 1 घंटे में। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आधार से 500 है। हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकता है रियलिस्टिक हो। तो ये डिपेंड करता है। तो अब आपको ये फर्क समझ आया कि बजटेड और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है, और एक्चुअल में जो हकीकत में अब आपका इदारा काम करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में उन्होंने कैसे क्या परफॉर्म किया, ठीक है। अब आप इसके सारे रेशियोज निकालिए जल्दी से, फॉर्मूलाज आपके सामने गिवन है, फॉर्मूलाज देखकर इसको अप्लाई करें सिंपली। डन? आर यू डन?
क्या हुआ? बताइए, एफिशिएंसी रेशियो कितना आ रहा है? 93.8%. Yes. देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? 09. वेरी गुड. नेक्स्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम? 102.3. वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर हो गया. इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर. एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बजटेड आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब सम आते हैं. तो जस्ट कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लर्न द फॉर्मूला वेल, एंड दैट्स ऑल. यू जस्ट नीड टू अप्लाई. अच्छा, अब ये देखिए, छोटा सा सवाल है. X is equals to actual hours worked. Y is equals to budgeted hours. Z is equals to standard hours produced. What is Z upon Y? Excuse me, किस रेशियो का फॉर्मूला है? Production volume. मानूर, बी है. गुड. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर हो गई कहानी. आज हम यहीं तक रोकते हैं. अभी काफी सारी रेशियोज और भी हैं जो हमें देखने हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं. ठीक है.